जी, तो चैप्टर 3 स्टार्ट ले रहे हैं बेटा आज से, चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर की अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में हमें लिखना कम है, क्योंकि चैप्टर जो है वो हमें बस स्लाइड्स में लिखना हुआ है, न्यूमेरिकल्स कम है इसमें। न्यूमेरिकल्स भी कम है इसमें, और जो है वो भी इतनी ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है, लेकिन करवाएंगे खैर आपको वो भी। लेकिन देखते हैं खैर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है मजेदार चैप्टर। क्यों? क्योंकि देखो भाई क्या बात, थ्योरी है इसमें? जी सिर्फ थ्योरी है ज्यादातर। बे तो अब बात कुछ ऐसी है बेटा, सब कुछ करने से पहले एटम के स्ट्रक्चर से वैसे तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ ही हैं सारे। कोई ऐसा तो नहीं होगा इस क्लास में जिसको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा। ये रहा एटम का एक स्ट्रक्चर, और सारी कहानी आपके सामने ही है। एटम ऐसा होता है भाई कि एटम के सेंटर में एटम में सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ शेल्स होते हैं। ठीक है ना? अब आपको ये बात पता है? अच्छा, न्यूक्लियस में हमें पता है कि कौन कौन होता है। न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में सर न्यूट्रॉन होता है। ठीक है? और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे सर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल होता है। शेल्स में कौन होते हैं भाई? शेल्स में सर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है सर? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव। अब सवाल मेरा ये है कि एटम ऐसा होता है, एटम में ये होता है, हमें ये सब कैसे पता? ठीक है? तो एटम ऐसा होता है और एटम में ये होता है, ये हमें कैसे पता? ये हमें ऐसे पता चल रहा है यहाँ पर। अब इस चैप्टर में थ्रू आउट हम ये पढ़ेंगे कि एटम, पहले तो हमने ये पढ़ना है पहले फेज में कि ये एटम ऐसा होता है, एटम में ये होता है। तो ये कैसे पता कि होता है एटम में? पहले पहले फेज में तो हमें ये पढ़ना है। और क्यों होता है? क्यों का तो सवाल बहुत बड़ा है और बहुत बात का है, लेकिन ये होता है, कैसे होता है ये हमें पता करना है। फिर एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ये हमें पता करना है। ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में थ्रू आउट स्टडी कर रहे होंगे। अब वापस चलते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब और देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे। जी, तो ये वर्ड एटम, ये जो वर्ड एटम है ये कहाँ से आता है? इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एटोमोस। ये कहाँ से निकला है ये लफ्ज? ये लफ्ज निकला है बेटा एटोमोस से। ये किसका माइक खुला है? शोर हो रहा है बेटा। तो ये जो वर्ड एटम है ये ड्राइव किया गया है बेटा, एक और लैटिन वर्ड होता है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं एटमोस। लैटिन वर्ड एटमोस से इस वर्ड एटम को निकाला गया है, और विच मीन्स इनडिविजिबल, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। लव्स एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। कुछ किताबों में इसका मतलब हमें अनकट एबल भी बताया गया है। ठीक है? तो एक ही बात है, इनडिविजिबल का मतलब भी ऐसे यही होता है, ऐसी चीज जिसको आप डिवाइड ना कर सके। और अनकटेबल का मतलब भी ऐसी चीज जो आप तो काट नहीं सके, क्योंकि काटेंगे तभी तो वो डिवाइड होगा। अगर काटेंगे नहीं तो वो चीज डिवाइड भी कैसे होगी? ठीक है ना? तो वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एटमोस विच मींस इनडिविजिबल, but the modern research proved that atom is a pack or bundle of different type of particles। ये तो पुरानी कहानी हो गई, यहाँ तक की जो बात थी ये तो माजी की बात हो गई। अच्छा, ये माजी की बात कौन मरहूम करके गए हैं? एक ग्रीक फिलोसोफर थे बेटा जिनका नाम था डेमोक्रिटस। ये हजरत ईसा के जमाने से तकरीबन 500 साल पहले थे, ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने इस लफ्ज एटोमोस का जो है वो इस्तेमाल किया था। इन्होंने ही इस एटम के कॉन्सेप्ट को बताया था। आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट मॉडर्न रिसर्च ये बता रही है कि एटम में बहुत सारे तरह तरह के, बट द मॉडर्न रिसर्च प्रूव दैट एटम इज अ पैक ऑफ बंडल ऑफ सब्सटेंसेस। यानी मुख्तलिफ तरह की अलग अलग चीजें होती हैं जो कि एटम बनाती हैं। यानी कि एटम खुद भी सबसे छोटा, हम उसे कहते हैं कि एटम जो है वो दुनिया की सबसे कोई छोटी चीज है, लेकिन उस एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, या ये कह लें कि उस एटम को बनाने के लिए भी बहुत सारे
छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस्तेमाल हुए हुए होते हैं, और अब तक इस दुनिया में वो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट तकरीबन 33 यहाँ लिखा है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है ये अब तक 34 हो चुके हैं। अब तक 34 पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं एटम के अंदर। ठीक है, 34, ये बहुत बड़ी काउंटिंग है बेटा, 34 पार्टिकल्स एटम के अंदर डिस्कवर होना। अच्छा, पार्टिकल कौन से बेटा? जैसे हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन है, हम पढ़ते हैं प्रोटॉन है, हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन है, इसी तरीके से मीजॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन होता है, म्यूजॉन होता है, न्यूजॉन होता है। इस तरीके से अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सर सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो इतने तरह तरह के आप नाम बता रहे हैं, पॉजिट्रॉन, म्यूजॉन और वगैरह वगैरह, तो सर ये पार्टिकल्स हमने पढ़े तो है नहीं अब तक, मतलब 9th क्लास में इनका सर कोई जिक्र नहीं था, और अभी फर्स्ट ईयर में क्या इनका कोई जिक्र है? तो बेटा मेरा जवाब होगा कि नहीं, इनका जिक्र फर्स्ट ईयर में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आप फर्स्ट ईयर में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, क्यों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? बिकॉज दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। याद रखिएगा बेटा, ये क्या है? ये पार्टिकल्स फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो लफ्ज फंडामेंटल है, इसका आप मतलब बता सकते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो ये वर्ड है, क्या मतलब निकल रहा है इसका? फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या कहना चाह रहा हूँ? बेसिक भी। बेसिक। यानी कि देखो, अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं, नोन है। ठीक है ना? अब तक 118 एलिमेंट्स, जो हमारा पीरियोडिक टेबल हमें बता रहा है, तादाद एलिमेंट्स की इससे भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अब तक 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में अगर हमसे कोई बोले कि इन 118 एलिमेंट के 118 एटम्स में क्या चीज लाजमी होगी, तो मैं कहूंगा कि भाई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें तो इसमें लाजमी होंगी, आंख बंद करके बता दूंगा। ठीक है, ये तीन चीजें तो लाजमी होंगी। अच्छा, बाकी जो सर आप पार्टिकल्स का जिक्र कर रहे हैं, म्यूजॉन वगैरह, ये सब इनका क्या सिलसिला है? बेटा ये किसी एटम में होते हैं, किसी एटम में नहीं होते, लेकिन अब तक इस तरह के तकरीबन 34 पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं अब तक, 34। ठीक है ना? बात समझ में आ गई यहाँ तक? इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हो गया एटम का? यस सर। अच्छा, अब एटम के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स की यहाँ पे लिस्टिंग की हुई है मैंने। इन एटम्स की मदद से, इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम जो है वो बता सकते हैं कि एटम में ये चीजें मौजूद है। इसमें फेरेडे एक्सपेरिमेंट सबसे टॉप पर है, फिर क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, फिर रेडियो एक्टिविटी की मदद से ही बताया जा सकता है, शेडविक एक्सपेरिमेंट आता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जिक्र हमारे जो है वो कोर्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिस्कवरी पर आता है, तो खैर इसकी बात चैप्टर में आगे चलकर होगी, अभी तो बात नहीं कर रहे। तो अभी हम पहले वही पुरानी पुरानी बच्चों वाली बातें करके लेकर चलेंगे आपको आगे, जब उससे हम आगे निकल जाएंगे फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, बाकायदा टॉपिक, फेरेडेज एक्सपेरिमेंट। फेरेडे साहब ने क्या किया था? तो फेरेडे साहब का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि फेरेडे साहब ने क्या किया। फेरेडे साहब ने, सर डिविजिबिलिटी ऑफ एटम का क्या मतलब है? यानी डिविजिबिलिटी ऑफ एटम का मतलब जो एटम के टुकड़े हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ओके। फेरेडे साहब ने क्या किया? आप 9 में वैसे पढ़कर आए हो, फर्स्ट फर्स्ट ईयर तो अभी आपका खैर चल रहा है, सॉरी, 9 में वैसे आप ये पढ़कर आए हो, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप 9 में पढ़कर आए हो, तो थोड़ा सा आपको वो याद दिला देते हैं। वही फेरेडे का एक्सपेरिमेंट है। उसने एक बीकर लिया, उस बीकर में उसने दो मेटल की स्ट्रिप्स लगाई, और इन ओके दोनों मेटल की स्ट्रिप्स को उसने इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ा। जी। एक टर्मिनल उसने नेगेटिव बनाया, एक टर्मिनल उसने पॉजिटिव बनाया। ठीक है। और अच्छा, इस कंपार्टमेंट में उसने एक लिक्विड को भरा, इस कंपार्टमेंट में
एक लिक्विड भरा हुआ था। अच्छा ये लिक्विड क्या था, ये लिक्विड कहलाया, जो इस लिक्विड को जो उसने टर्म दिया, इस लिक्विड को उसने जो नाम दिया, उसने नाम दिया इसको इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। यानी कि सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे या नहीं करे वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से गैस होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे या नहीं करे वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगी। इलेक्ट्रोलाइट कहलाने के लिए जरूरी है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है वो कौन से फेज में होना चाहिए, वो लिक्विड फेज में होना चाहिए। अच्छा लिक्विड फेज हमारे पास यहाँ दो तरीके के हो सकते हैं, तब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी क्लियर करता चलूं। लिक्विड फेज हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है मोल्टन, ठीक है, और एक हो सकता है सोल्यूशन। ये दो तरह के लिक्विड फेजेस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, एक तरीका तो ये है कि मैं NaCl को, एक तरीका तो ये है कि मैं NaCl को 801 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करूं, तो ये सोडियम क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे और ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और ये आयंस में भी टूट जाते हैं, ये पॉजिटिव वन हो गया, ये नेगेटिव वन हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं NaCl को NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दूं। इसे मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएंगे, ये भी लिक्विड फेज और ये भी लिक्विड फेज। सही है। अब ये दो यहाँ पर आपके पास कंडीशंस आ गई। NaCl को, NaCl इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। NaCl को मैंने 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो NaCl मेल्ट हो गया, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में आ गया। इसी तरीके से मैंने NaCl को पानी में डालकर डिसॉल्व किया तो NaCl अपने दो आयंस में टूट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब ये दोनों ही कंडीशन में NaCl क्या बन चुका है, यहाँ पर जब था तो ये NaCl सॉलिड था, इधर जब था तो NaCl सॉलिड था। अब इन दोनों ही प्रोसेस में ये जो NaCl आपके पास यहाँ पर बना, ये NaCl अब क्या बन चुका है, ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है। क्या बना है ये NaCl अब, बताइएगा बेटा। ये इलेक्ट्रोलाइट। NaCl अब इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है। एक मिनट इसको हाईलाइट कर लूं। ये NaCl क्या बन चुका है, ये NaCl अब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट बन गया। ठीक है ना। तो ऐसे बनता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब ये दो फेजेस हैं, लिक्विड में लाना है, मेल्ट करके ले आओ, या आप इसको सॉल्यूशन बना लो। अच्छा एक चीज और अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो कि जब मैं इसको लिक्विड में लाया, चाहे मेल्ट करके लाया हूं या चाहे पानी में डिसॉल्व करके लाया हूं, तो ये NaCl जो है बेटा ये आयंस में भी तो टूटा ना, सिर्फ लिक्विड स्टेट में नहीं आया। देखो आयंस में भी तो टूटा ना, ये पॉजिटिव आयन अलग हो गया, यस नेगेटिव आयन सर। अलग हो गया। समझ रहे हो बात को। तो असल जो मकसद है ना इलेक्ट्रोलाइट का, वो आयंस बनाना है, लिक्विड स्टेट में लाना नहीं है। ठीक है। भाई बेंजीन लिक्विड है तो क्या वो इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि बेंजीन में सर करंट इसलिए पास नहीं हो सकता क्योंकि बेंजीन में आयंस नहीं बनते। जवाब ये होगा। अच्छा सर, करंट उसी सूरत में पास होगा जब आयन बनेंगे। जी बेटा, आयंस का बनाना जरूरी है, लिक्विड होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वो आयंस बने। अब इत्तेफाक ये है कि आयंस जो बनते हैं ना वो
आइंस जो बनते हैं ना वो लिक्विड फेज में बनते हैं, ठीक है ना। आइंस जब आ रहे होते हैं हमारे पास तो वो इत्तेफाक ये है कि वो आते ही लिक्विड फेज में है। तो सर क्या गैस आइंस नहीं हो सकते? हो सकते। सर सॉलिड आइंस नहीं हो सकते? हो सकते। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? वो लिक्विड स्टेट में हो। दूसरी शर्त क्या है? कि वो आयोनाइज भी हो। तो पहली शर्त तो पूरी करो फिर दूसरी शर्त पे जाएंगे ना। तो पहली शर्त क्या है? कि लिक्विड में ही होना चाहिए, सॉलिड और गैस नहीं ले सकते। ठीक है बेटा। तो पहली शर्त ये हो गई कि भाई लिक्विड में ले ले सर। अब मैंने लिक्विड में ले लिया, ठीक है, तो फिर मेरे पास ये आयंस वाली कंडीशन आएगी, वरना आयंस वाली कंडीशन नहीं आएगी। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पर फैराडे साहब ने जो काम किया, मैं उसकी अक्कासी अगर करूं, तो इन्होंने एक सब्सटेंस लिया ए बी। ठीक है, इन्होंने एक सब्सटेंस लिया ए सर बी। जी बेटे। आपने कहा सर आई एम सॉरी, मैं आपको वो कर रही हूँ बीच में, लेकिन सर एक बात बताइएगा प्लीज कि अगर कोई चीज डिसॉल्व हो रही है पानी में तो ये लाजमी है ना कि वो आइस में टूटे? जी बेटा बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो फिर तो सर मतलब फिर जाहिर है जब लिक्विड होगा तो बेंजीन को भी मतलब आइस में ही होना चाहिए ना, बेटा टूटना हो उसमें भी बेंजीन की नेचुरल स्टेट लिक्विड होती है और बेंजीन पानी में डिसॉल्व थोड़ी होता है। ओके सर। ठीक है, और दूसरी एक और बेंजीन बात, के ऑल्टर एक और बात भी, एक और बात भी बेटा, एक और बात भी थोड़ा सा बता दूं कि देखो इसके अंदर ना थोड़ा सा वो कंपाउंड वाला चक्कर आता है जो अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन तुमने सवाल किया है तो मैं उसको थोड़ा सा कोशिश करके जवाब अभी देकर बढ़ूंगा आगे। कि किसी का माइक खुला हुआ है बेटा, प्लीज माइक करो। देखो आइंस बनने के लिए एक और चीज जिसकी बात यहाँ पर होनी चाहिए वो है कि आयोनिक कंपाउंड भी तो हो। आइंस बनने के लिए आयोनिक कंपाउंड भी तो हो। अब वो कंपाउंड आयोनिक नहीं है बल्कि कोवेलेंट है बेंजीन की तरह, तो आइंस बनना तो मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में आइंस नहीं बनते। HCl की मिसाल ले लो, कोवेलेंट कंपाउंड है सर, इसको हम पानी में ऐड करते हैं तो सर ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाता है। सर इसको तो पानी में ऐड करेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बना रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं? बेटा क्योंकि अब कोवेलेंट बॉन्ड की भी दो टाइप्स होती है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर होगा वो कभी आयन नहीं बनाएगा जैसे बेंजीन, और जो पोलर होगा वो आयन बना देगा जैसे कि HCl। समझ गई बेटा? यस सर। वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी बात एक दूसरे से लिंक करती हुई है। सही है। तो कुछ चीजें अभी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ चीजें जो है वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन तुमने सवाल किया और अच्छा सवाल था ये, इस लिहाज से गुड। ठीक है। तो अब फैराडे साहब ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सब्सटेंस लिया, एक रैंडम सब्सटेंस ए बी, एक कंपाउंड है ए बी। इस कंपाउंड ए बी में से उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन गलत हो चुकी है। इलेक्ट्रोलिसिस में ये यहाँ पे जीरो नहीं आएगा बेटा, ये हो जाएगा ए जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और बी जो है बेटा यहाँ पर वो नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ए बी को जब वो इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से गुजारेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के लिए सबसे पहली चीज क्या है? कि ए बी को आयंस में तोड़ा जाए। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि भैया ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव आयंस में आप तोड़ लीजिए। यानी कि कंपाउंड अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस का अमल भी नहीं होगा। इनको पहले आयंस में तोड़ दीजिए। जब आयंस में ये टूट गए तो आप इस इलेक्ट्रोलाइट को, इस लिक्विड को उठाकर इस बीकर में डाल दें। अब यहाँ पर क्या है? लिक्विड है, और इस लिक्विड में क्या है? इस लिक्विड में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस इस लिक्विड। ठीक है। अब जब हम करंट पास करना शुरू करेंगे, यानी कि मैं सर्किट को ऑन करता हूँ, सर्किट में ऑन करूँ, उसके बाद जब करंट पास होना शुरू होगा इस पूरे मिक्सचर में से, तो करंट पास होने के दौरान क्या होगा? कि करंट पास होने के दौरान बेटा ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
अच्छा, जो नेगेटिव प्लेट है बेटा, इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस पर, ठीक है। अच्छा, अब सर जब चार्ज डेवलप होगा तो फिर अब सिंपल सी बात है, ये चीज तो आप वैसे भी बचपन से बेटा पढ़ते हुए आ रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर धकेलती है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट होगी ये इस ए आयन को अपने से दूर धक्का देगी उस तरफ, और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम इसी तरीके से नेगेटिव प्लेट इस बी को अपने से दूर धक्का देगी और ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ऐसा ही होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, सर अब देखो ए पॉजिटिव जो था, ठीक है, वो कहाँ मूव कर रहा है? वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव प्लेट पर, ठीक है। ए कहाँ मूव कर रहा है? कैथोड पर मूव कर रहा है। और बी कहाँ मूव कर रहा है? बी एनोड पर मूव कर रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है? एनोड पर जाकर बी ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो लिया हुआ था, -1 चार्ज का मतलब है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। बी ने क्या किया? वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और वो न्यूट्रल हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बी ने यहाँ पर आकर रिलीज किया था पॉजिटिव प्लेट पर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए यानी वायर के जरिए ट्रेवल करके कहाँ पहुंचा? ये वायर के जरिए ट्रेवल करके पहुंच गया इस नेगेटिव प्लेट पर, यानी कि कैथोड पर। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो चुकी है, तो ये जो कैथोड का जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। अल्टीमेटली हुआ क्या? ए भी न्यूट्रल हो गया, बी भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब इस सारे प्रोसेस में याद रखना, फेरेडे ने इलेक्ट्रॉन का क्लू दिया था, ठीक है। फेरेडे ने क्या किया था? फेरेडे ने इलेक्ट्रॉन का क्लू दिया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ वजूद है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद आखिर में फेरेडे ने कंक्लूजन दिया। देखो वो कंक्लूजन इस पॉइंट पे लिखा हुआ। फेरेडे ने थ्योरेटिकली इस बात को प्रपोज किया कि ये जो आयन, पॉजिटिव आयन न्यूट्रल हुआ, नेगेटिव आयन न्यूट्रल हुआ, इसके न्यूट्रलाइजेशन की जो वजह है ना, वो कोई ना कोई नेगेटिव पार्टिकल है। न्यूट्रलाइजेशन की असल वजह क्या है? कोई ना कोई नेगेटिव पार्टिकल है। अच्छा सर, फेरेडे को कैसे पता चला कि कोई नेगेटिव पार्टिकल है? सवाल है ना। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 12 पॉजिटिव हैं और 13 नेगेटिव हैं, 12 पॉजिटिव है, 13 नेगेटिव है, आंसर क्या होगा मेरा? -1 होगा। ऐसा ही है। यस सर। यस अच्छा, अब मैं बोलूं कि बेटा मैं चाह रहा हूं मेरा आंसर -1 नहीं आए, 0 आए, तो आप मुझे क्या प्रपोज करोगे? +1 ऐड करा कि देंगे। आप +12 वो +13 ले और -13। या तो सर आप एक काम ऐसा कर ले नहीं, कि आप इस 12 को 13 कर दें। दूसरा काम क्या कर सकते हैं सर आप, कि जो आपके पास नेगेटिव नेगेटिविटी है ना, इसको इसको कम 12 कर कर दें। दें। 2 काम कर सकते हैं आप। तो फेरेडे ने इस हिसाब से अंदाजा लगाया कि अगर ये -1 0 हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसने अपनी माइनस की कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ा है। यानी कि माइनस की कैरेक्टरिस्टिक कोई नेगेटिव ही चार्ज हो सकती है ना, पॉजिटिव चार्ज तो माइनस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती ना बेटा। तो इस वजह से, इस तरीके से फेरेडे ने प्रपोज किया कि यहाँ पर जो भी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है वो किसी नेगेटिव पार्टिकल की वजह से हो रही है। समझ गए? सर ये बात समझ नहीं आई, प्लीज एक बार दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता देता हूँ, एग्जाम्पल वही रख रहा हूँ सेम, उसी एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करो। देखो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रैंडम कोई भी चीज है, उसमें पॉजिटिव कितने मेरे पास 10 है और नेगेटिव मेरे पास 11 है। तो अल्टीमेट जब आप मैथमेटिकल इसका सोल्यूशन दोगे तो मुझे -1 आंसर बताओगे। अब मैं बोलूँ कि बेटा मुझे -1 नहीं चाहिए, मुझे तो आंसर 0 चाहिए, तो 0 हासिल करने के मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं, जो आप मुझे बताइए। सर या तो आप ये जो पॉजिटिव है ना इसको एक बढ़ा दें, ठीक है, या तो सर आप इसमें जो नेगेटिविटी है ना उसको एक कम कर दें, ठीक है। पॉजिटिव एक बढ़ाऊंगा तब भी ये 11-11 हो गए, आंसर 0 आ जाएगा। नेगेटिव एक कम करूंगा तब भी ये 10-10 हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल यस सर। को या इस मैथमेटिकल बात को यहाँ अप्लाई करो एनोड वाले रिएक्शन पर। अगर बी पर चार्ज नेगेटिव था या है और वो चार्ज 0 हुआ, तो इसका ये मतलब होता है, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं और ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट -1 है, तो -1 से 0 पे आने के लिए आपको अपने अंदर से एक नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ेगा ना।
यानी कि अपने अंदर के इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा। माइनस के 1 को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तभी तो आंसर 0 यस होगा। सर। तो उसने कहा कि यस सर। अगर इसमें से कोई वन कोई नेगेटिव पार्टिकल निकलेगा तभी ये न्यूट्रल हुआ होगा, 1 कोई नेगेटिव नहीं निकलेगा तो ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो इसने ये प्रपोज किया था कि कोई नेगेटिव पार्टिकल है इस चीज की वजह। आप समझ गए? यस सर। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, इसने सिर्फ खदशा जाहिर किया है कि आई थिंक देयर इज समथिंग नेगेटिव which is responsible for neutralization in this reaction। ठीक है, इसने कंफर्मिटी नहीं शो की है। अच्छा, इसके बाद फेरेडे ने मजीद एक्सपेरिमेंट के बाद उसने रफली इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो फेरेडे ने किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? उसने क्या किया, उसने ये जो एफ देख रहे हो ये क्या है, ये है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन। जो उसने इस पूरे सॉल्यूशन में करंट पास किया था उसकी वैल्यू है एफ। उसको इसने एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, जो कि बाद में साबित हुआ था कि गलत है। उसने जो वैल्यू बताई थी वो गलत बताई। सही है? यस सर। फेरेडे का एक्सपेरिमेंट यस समझ सर। में आ गया सबको? कोई सवाल किसी को? सर ये आपने एफ क्या बताया है? एफ जो है वो चार्ज है बेटा जो इस सॉल्यूशन में पास हुआ है। ये जो मतलब इसमें जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होंगे तो हमने करंट पास किया होगा ना, तो उस करंट यस सर, को ठीक है पास ठीक है। करने में जो करंट इस्तेमाल हुआ। अच्छा सर, ये जो फ्राइडेस ने एक्सपेरिमेंट किया था ये किस वजह से किया था? आई मीन इलेक्ट्रॉन की वो जानने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने के लिए या इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए? देखो इसके इन्होंने देखो जब भी साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है ना तो इन्होंने कुछ ख्याल जाहिर किया। पहले इनको इनके जहन में कोई ख्याल आता है, ये उस ख्याल से रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू कर देते, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर लेते। सही है। अब फेरेडे साहब बेसिकली काम कर रहे थे, फेरेडे साहब ने सबसे पहला काम किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। अभी आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे जनरेटर वगैरह पढ़ोगे। जो जनरेटर हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये फेरेडे की ही जो है वो इजाद है जनरेटर। ठीक है ना? तो फेरेडे इस पे काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पे। अब इस इलेक्ट्रिसिटी के काम में उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखना शुरू किया, बहुत सारी चीजों पे काम करते रहे। फिर इनके एक बात जहन में आई कि इलेक्ट्रिक करंट को इन्होंने पास कराने की कोशिश की लिक्विड में से। और लिक्विड में से करंट पास करने पे क्या होगा सिर्फ इनको ये देखना था। और आप ये देखिए कि इनकी एक सोच ने इनको कितने सारी चीजों का मवज्जित बना दिया। 9 में आपने फेरेडे के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े, ठीक है। अभी आप ये जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो, पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस करती है वो फेरेडे पर ही बेस करती है। फेरेडे ना होता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वजूद भी नहीं होता। तो इसने सिर्फ ये देखा था कि यार मैं करंट पास करा के देखता हूँ लिक्विड्स में से क्या होता है। उस क्या होता है कि नतीजे में बहुत कुछ हो गया, देख लो। ठीक है, ये फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा सर, ये मोल्टन सोल्यूशन क्या था? मोल्टन पिघला हुआ बेटा, सॉलिड को सर पिघला। आपने लिक्विड लिक्विड फेज में भी दो होते हैं तो वो समझ नहीं आया। एक बेटा एक हम NaCl की जो 2 एग्जाम्पल थी ना। हाँ, एक में हमने क्या किया, NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया, जी। और दूसरे एक में जो है वो हमने उसको पिघला लिया। तो सर इसमें मोल्टन सोल्यूशन कौन सा है? जो पहला वाला पिघलाया है। पिघलाया हुआ है जिसको है। सही है। ठीक है बेटा, बाकी बात आपसे इंशाल्लाह कल करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।